बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो भी पिछले 20 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत, वो सभी का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखा था? तो यह डार्विन ने लिखा था। इसका एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रण करता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रोटीन भी है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पेनिसिलिन जो है वो और सल्फाडायज़ीन जो है ये दोनों जो हैं आपके एंटीबायोटिक हैं, और एंटीबायोटिक का प्रयोग हम करते हैं बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो जहाँ पर चावल दिया होगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, तो इसका आंसर सी होगा। और आपको पता है कि सबसे अत्यधिक प्रचुर मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है चावल में। एक बात याद रखिएगा कि पके हुए जो चावल होते हैं उसमें लगभग 25.5 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और चावल में 90% कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। अगला क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है वो आपका कीट संवर्धन होता है। जैसे कि अगर हम केचुआ की बात करें तो केचुओं को हम लोग क्या कहते हैं? किसानों का मित्र भी कहते हैं, साथ ही साथ भूमि के आंत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो जेनेटिक जो है निम्न में किसका अध्ययन करता है? तो वो आपको आनुवांशिकता और विचरण का जो है वो आपका जेनेटिक अध्ययन करता है, साथ ही साथ जो है आपका जीनों का भी अध्ययन जो है वो करता है। ठीक है, जीवधारियों में जो जीन होते हैं ना, उसमें आप इसका प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। जीनों में आनुवांशिकता और विकिरण का जो है अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए, जैसे मान लो किसी भी जो माताओं बहनें होती हैं उनके गर्भ में जो भ्रूण होती हैं उनको देखने के लिए या फिर उनके विकास को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो एक मशीन होती है, उस मशीन के आपको जो पेट जो होती है ना उसके ऊपर में रख करके वो देखा जाता है। तो वो क्या होती हैं, या फिर वो जो मशीन होती है वो कौन सी तरंगों का प्रयोग करके वो चीज़ देख लेती है? तो वो पराध्वनि तरंगों को उपयोग करके वो देख लेती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जो है वो सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो काजू भी जो है वो सच्चा फल नहीं है, और नाशपाती भी जो है वो आपका सच्चा फल नहीं होता। अब सच्चा फल को कैसे पहचाने? तो जब फल के निर्माण में जो अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होती हैं, ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती हैं? तो लौंग जो है वो शुष्क पुष्प की कली से जो है वो प्राप्त होती हैं। जब वो पुष्प सूख जाती हैं तो वो आपके जो है लौंग में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोगों ने मसाले के रूप में भी जो है वो खाते हैं। और यह एक सदाबहार जो है वो वृक्ष की सूखी हुई पुष्प होती हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूखी हुई पुष्प की कलिका होती हैं। अगला है लौंग जो है एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं? अभी हमने बात किया है पुष्पों की जो है फूल की जो कली है उससे यह प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि अदरक जो है वो तना है, जड़ नहीं। क्योंकि अदरक जो है वो तना नहीं है, जड़ है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड जो है वो दोनों होती हैं। नोड और इंटरनोड का जो उपस्थित होना जो है तने का एक विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः जो है ये कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कली है। पादप जो है वो कली है एक भ्रूणीय टहनी की। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित पररोह की कली या फिर कलिका जो है हम लोग कहते हैं, यह किसी पत्ती के वृक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है
पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हैलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसको हम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो मस्तिष्क के निगरानी के लिए जो है वह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले जो विकिरण है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। इंफ्रारेड विकिरण जो होता है या फिर कह सकते हैं अवरक्त विकिरण जो होता है, इसका उपयोग हम लोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो है आपका उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया था उसे हम लोग नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव जो हैं वो बनते हैं, जिससे उन्हें जो है विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर जो है वो आधारित है। अगला है डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज जो है एक वैज्ञानिकों के समूह ने किया था। अकेले किसी वैज्ञानिकों का नाम हम नहीं ले सकते, जिनके अंतर्गत डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF ब्लिकलिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज किया था। मूल तौर पे जो डीएनए की सर्वप्रथम पहचान है वो आपका 1869 में हुआ था। आपको बताना है कि 1869 में भारत में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसे हम लोग मूल तौर पे जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ज़रा। अगला क्वेश्चन है कि जिन कोशिकाओं में आनुवंशिकता लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तरदायी है? तो वो आपका डीएनए है। आप हमें डीएनए का फुल फॉर्म जो है, फुल नेम जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएं। अगला क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती हैं, वो कहाँ होती हैं या फिर किस रूप में होती हैं? तो ग्लूकोजन के रूप में जो है वो जमा होती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लगभग कितना होता है? तो पानी की मात्रा जो है वो मानव शरीर में कितना होता है? तो लगभग 70% जो पानी है वो मानव शरीर में होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है वो जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं तो वो आपका विटामिन के होता है। और जिन विटामिन के की कमी से जो है शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को हम लोग रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनको आसानी से हम लोग ऑपरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि कारण ये होता है कि इनकी ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो मात्रा में बाहर निकल जाती हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो वो आपका विटामिन के ही है जिसका हम लोग उपयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हम लोग आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो वो विटामिन D2 को जो हम लोग बोलते हैं। और विटामिन डी का ही एक कहीं ना कहीं ये शाखा होती हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको इस पार्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि विटामिन D2 जो है वो आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को हम लोग कैली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 जो है वो विटामिन डी की ही एक प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता रहता है। मुख्यतः अगर हम बात करें भोजन में यह तो किस किस में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? तो आप मक्खन देख लो, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या फिर कह सकते हैं रिकेट्स नाम का बीमारी जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए की भंडारित जो है वो कहाँ होती है? तो यकृत में जो है विटामिन ए की भंडारित होती हैं। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा में संचित रहती हैं, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो आपका रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक बीमारी जो है होती हैं। और इसका विटामिन ए का अगर स्रोत की बात करें जिसमें विटामिन ए पाई जाती है तो वो आपका दूध भी है, दूध है, मक्खन है, अंडा है,
ठीक है, दूध, मक्खन, अंडा है, मछली का तेल, गाजर इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लोगे बेरी बेरी, क्योंकि आपने बहुत दिनों से ये पढ़ता ही होगा, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो बेरी बेरी जो है वो आपका थाइमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल की कमी से। तो इसका आंसर जो है वो सी जो है वो इसका गलत ऑप्शन लिखा गया है। आप यहाँ पर देख लो, विटामिन जो है वो थाइमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरोल जो है वो कमी विटामिन ई जो है टोकोफेरोल को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन में किस युग्म से सही सम्मिलित नहीं है, कौन सी विटामिन है जो इसमें सही सम्मिलित नहीं है। तो इसको आप देखने से पहले जो है आप एक्सप्लेनेशन देख लें और उसको याद कर लें, उससे क्वेश्चन इन फ्यूचर आ सकती है। सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल जो है विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के की प्रचुर मात्रा में मिलता है। अल्फ़ा आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो महिलाओं को ज़्यादातर सजेशन करते हैं कि आप ये जो हैं आप ले लें, क्योंकि रजोधर्म जब होती हैं तो वहाँ पे किसी महिलाओं को जो ब्लड है वो अत्यधिक मात्रा में जो है स्राव होती रहती है, जिस कारण से अल्फ़ा उनके लिए सहायक सिद्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि संतरा जो है वो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इनमें दिए गए विटामिन B1 भी जो है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो विटामिन B12 जो है वो हम लोग बोलते हैं। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामीन कहते हैं। विटामिन B12 वृद्धि के लिए जो है आवश्यक स्रोत है किसी भी मनुष्य में, तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो सकती हैं या फिर गड़बड़ हो जाती हैं। विटामिन B12 के मुख्य जो स्रोत हैं वो हैं आपके मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। आंत में जीवाणु भी इसका संश्लेषण जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे मांस मछली हर टॉपिक में आपको देखने को हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। साथ ही साथ आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ जो मांसाहारी होते हैं उन्हीं को ये मिल जाएगा क्या, तो नहीं, इसमें हमने कभी कभी यहाँ पे देखिए दूध पनीर जो बोले हैं वो कहीं ना कहीं शाकाहारी के लिए भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के जो रक्त परिमाप होती हैं वो कहीं ना कहीं 4 से 5 लीटर, माफ कीजिए 5 से 6 लीटर जो हैं वो होती हैं। अब वो क्यों होती हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर का लगभग 7 से 8, जैसे मान लो कोई मनुष्य जो है वो 50 kg का है, तो 50 kg, वैसे 50 kg का कोई मनुष्य स्वस्थ नहीं हो सकता, 70 से 80 मान लेते हैं, 70 से 80 kg का है, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दो। इतनी मात्रा में कम से कम ब्लड जो है आपके शरीर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ब्लड का जो है वो कमी है। अतः 70 किलो वाले भार वाले स्वस्थ मनुष्य के लगभग शरीर में 5 से 6 लीटर जो रक्त है वो आपकी होती हैं, और वो उनके कुल भार का, शरीर के कुल भार का 7 से 8% जो है वो होती हैं, जो उनके संपूर्ण शरीर का भाग का लगभग 1/13वां भाग जो है वो आपकी होती हैं। अगला है क्वेश्चन है कि आधान, जिसे हम लोग ट्रांसफ्यूज़न भी कहते हैं, में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी जो है वो संगत होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र क्या है, अर्थात ब्लड प्रेशर जो हम लोग नापते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सिग्मोमैनोमीटर जो है उसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, BP को मापते हैं। और आपको पता है कि सामान्यतः जो रक्तचाप होती है वो 120/80 होती है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला को हम लोग प्रकुचन दाब कहते हैं और दूसरा को हम लोग प्रसारण दाब कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त जो है वो प्रवाह कितनी होती हैं। तो 1200 cc जो है वो आपका होता है। ब्रिक जो है वो मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य जो होती है वो रक्त की शुद्धि के साथ साथ शरीर में विषाक्त जो भी पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। मानव ब्रिक प्रतिदिन जो है वो लगभग 1500 लीटर रक्त की जो है वो शुद्धि करता है और 1.5 लीटर जो है वो मूत्र में तब्दील कर देता है। ब्रिक में प्रति मिनट जो है वो 1200 cc जो है वो रक्त आपको प्रवाहित होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है। तो हमने ऊपर ही देखा था कि इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन है,
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हार्मोन है, तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाएं सेक्स हार्मोन क्या है, तो वो आपका एस्ट्रोजन, महिलाएं में जो सेक्स हार्मोन होती हैं उसको हम लोग एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन जो है स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवना आरंभ से लेकर के रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक है। इसमें प्रमुख जो है एस्ट्रोजन जो है वो होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो आपकी कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो स्तन होती हैं उसमें दूध का जो है स्राव होने में भूमिका जो है अच्छा खासा निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती हैं, किस हार्मोन में जो है वो आयोडीन मिली होती हैं, तो थायरॉक्सिन में जो है वो आपको आयोडीन मिली होती हैं। थायरोक्सिन जो है वो हार्मोन में आयोडीन मिली होती हैं। थायरोक्सिन का स्राव जो है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए जो है उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, या फिर कह सकते हैं थायरोक्टिन है, जिसका श्रावण जो है अग्र पिट्यूटरी के थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से जो है हमें घेघा रोग हो जाता है। कभी कभी आपने किसी को देखा होगा, वर्तमान में तो आपने नहीं देखा होगा किसी को जो घेघा रोग होती है, लेकिन अगर आप प्राचीन मतलब जो बुज़ुर्ग लोग को आपने देखा होगा तो उनके गले के सामने जो है कुछ लटकी हुई दिखाई देती रहती है, वो कहीं ना कहीं घेघा रोग का ही जो है सो बात करती रहती है। अगला जो क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि जो है वो स्थित होती है कहाँ पे, तो मस्तिष्क में। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था। जो पीयूष या फिर कह सकते हैं प्यूटरी, ये जो ग्रंथि है वो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती हैं। एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका होता है क्या या किसमें, तो आपको क्लोरोप्लास्ट में जो है वो होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जो है वो आपका क्लोरोफिल, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं पर्णहरिम, पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, तो वो है आपका O2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। सौर ऊर्जा जो है वो ATP में बदल जाती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है वो ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या फिर कह सकते हैं क्लोरोफिल नामक की एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों में हरे रंग का कारक जो है वो आपकी होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कोशिकाओं का शक्ति स्रोत क्या है, तो कोशिकाओं का शक्ति स्रोत क्या है, तो कोशिका भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण जो है वो किस में मिलता है। भ्रूण आपको कहीं ना कहीं बीज में मिलता है। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से जो है वो बाहर आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि हैं, तो प्रतिजैविक औषधि आपको अगर देखने को मिलेगा तो क्लोरोफेलमिकॉल जो है ये भी, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्रतिजैविक औषधि हैं जिसका उपयोग जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार के लिए किया जाता है। सल्फाग्योना ये भी जो है एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक हैं जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो है एक बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन दोनों जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट जो है वो उदाहरण है किसका, तो जलजन्य रोगों के टाइफाइड और कॉलेरा जो है वो विशिष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में एफालोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन से अंग जो वो प्रभावित होती हैं, तो वो आपके यकृत जो है वो प्रभावित। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का जो है वो निर्माण होता है, तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या फिर प्लेहा
थाइमन ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का जो है निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती हैं। WBC का पूरा नाम जो है वाइट ब्लड सेल होता है, ये बात आप ध्यान रखना, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा यंत्र के सारे भागों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करती हैं। ये बात आप ध्यान रखना, जब भी कोई ब्लड कहीं पे निकलती है तो वहाँ पे WBC जो है किसी घाव को ख़त्म करने में सहायक होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑक्सोजिन संबंधित है। ऑक्सोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। ऑक्सोजिन जो है एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर, जिसे हम कर्क रोग के लिए भी उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान जो है वो SRC के रूप में की गई थी, वर्ष 1970 में खोजा गया। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे हम लोग रॉस सार्कोस वायरस का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर की रोकथाम के प्रयोग में किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? तो रेडियो समस्थानिक P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है वो ल्यूकेमिया या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये भी सही है और साथ ही साथ कोबाल्ट 60 जो है ये भी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है तथा इसका उपचार भी करता है? तंबाकू उपचार कैसे करेगा? अल्कोहल ये भी उपचार कैसे करेगा? ठीक है, ये सब तो रोग को उत्पन्न कर सकता है ना। फिर आयनीय विकिरण जो है वो आपका उपचार करता है। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका प्रणाली की स्वशोषी क्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम जो है वो नियंत्रण करता है किसमें? तो हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती हैं। मानव शरीर के तापक्रम में स्थिर बने रहने का कारक शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का जो है आपका नियंता होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित करता है, मतलब जो मनुष्य के शरीर का जो भी तापमान होती है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विकिरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विकिरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण या फिर कह सकते हैं सफलिंग से। तो ये तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त सही डी जो है उसका आंसर होगा। जीन में जो है आपका सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन में मिश्रण, उपयुक्त तीनों से लैंगिक जनन की आनुवांशिकता से जो है वो विचरण होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो वो आपका है आर्थर कोर्नबर्ग। आर्थर कोर्नबर्ग जो है उन्होंने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। अगला क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा दिन जो है वो डायबिटीज़ दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को आप लोगों को पता होगा कि डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है तो वह है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीव है जो स्वयं विकास भी करता है एवं प्रजनन करने में समर्थन भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम जो है वो नहीं होती? तो विषाणु, वायरस जो होती है उसमें कोई एंजाइम की मात्रा जो है वो नहीं होती। विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विषजोर अणु होता है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं से ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण के से घिरे न्यूक्लिक अम्ल जो है उसके खंड हैं। विषाणु पोषण कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इसका द्विगुण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत में किस कार्यक्रम
आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए जो है वो कार्यरत है, तो वो है आपका HIV या फिर जिसे हम लोग एड्स भी बोल सकते हैं उसके लिए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है वो हुआ था किस देश में, तो दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नर दक्षिण अफ्रीका में एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला जो है सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज जो है वो किसने किया था, तो ल्यूवेनहुक जो हैं वो उन्होंने जीवाणु की खोज जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है कि इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान जो है किया था। अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है या फिर बदला जा सकता है वह क्या है, तो वो आपका है एक बैक्टीरिया। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कणीय तत्व जो है वो आपका क्या है, तो वो है आपका वायु प्रदूषक। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है जो कि वायु में उपस्थिति अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक जो है वो हैं। अगला क्वेश्चन है, संवहनीय या फिर जिसको कह सकते हैं वैक्सकुलर पौधे में पानी ऊपर जो है वो किससे जाता है, तो वो आपको जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापक्रम जो है या सामान्यतः जो तापक्रम जो है वो कितनी है, तो 36.96 डिग्री सेल्सियस। वैसे नॉर्मली 37 डिग्री जो है वो कहा जाता है सेल्सियस में, लेकिन अगर 36 पॉइंट ना है तो वो आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता वर्ग में या फिर सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त जो है वो कौन से ग्रुप का होता है, तो ओ ग्रुप का होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान जो है वो कर सकता है, इसलिए इसे हम लोग सर्वदाता के नाम से जानते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर जो है वो दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। अतः ए बी जो है वो वर्ग व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहते हैं, मतलब दाने में वो लेने वाला है। ए बी जो है वो सभी रक्त समूह को ले लेता है लेकिन वो देने योग्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त जो है वो समूह कौन सा, अभी हमने बात किया है ए बी जो है वो है आपका और सर्वदाता जो है वो ओ है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो आपका ए बी है और यूनिवर्सल डोनर जो है वो आपका ओ है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती हैं, तो वो आती हैं आपको ऑस्टियोलॉजी के जो माध्यम से वो आती हैं। ऑस्टियोलॉजी में जो है वो आती हैं हड्डियों की पढ़ाई। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सैरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर, सीरम और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उनमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोक रज्जु में से किसकी जोड़ी जो है वह तंत्रिकाएँ निकलती हैं, माफ कीजिए कितनी होगी, हाँ कशीरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं जो है वो आपकी निकलती हैं, तो आपका 31 जोड़ी जो हैं वो निकलती हैं। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जो हैं वो विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में, और 12 दांत जो है वो केवल एक ही बार होते हैं, जिससे हम लोग 32 दांत भी आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य के जो है दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन प्राथमिक जो दांत होती हैं 20 होती हैं जो बाद में टूट जाती हैं, फिर उसके जगह पर नए दांत जो है वो आती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 28 जो हैं वो मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियां होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कपाल जो है जिसमें 8 अस्थियां होती हैं, मुख में 14 अस्थियां होती हैं, कंठिका में 1 अस्थियां होती हैं और कान में 6 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
जो है वो क्या होती है, तो ठोस होती है। मनुष्य के शरीर की पैर की जो हड्डी होती है वो ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो लगभग कितने होती हैं? तो मानव 20 वर्ष की आयु में 206 संख्या जो होती हैं जो 2 भागों में बटी होती हैं। पहला जो है वो है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होती? तो सामने वाले चपटे दांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रियाओं को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं एंजाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो कि एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह जो है अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में ही होती हैं और उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों का उत्प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में भी जो है वो ज़रूरी होता है, तो वो कौन है आपका? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो रसदार फल होते हैं, विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। अगला है दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो आपका विटामिन सी का, क्योंकि अगर विटामिन सी इसमें गया तो फिर दूध का तो समझो क्या होगा आप। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः विटामिन सी का जो है वो घटिया स्रोत या फिर कह सकते हैं पुअर सोर्स है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमने अभी देखा है एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, इल्यूमिन प्राप्त होता है, इल्यूमिन जो है वो प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों में। डहेलिया की जड़ों में जो है इनुलिन जो है वो प्राप्त होती हैं। इनुलिन एक जो है पॉलीएस्केराइड है जो कि डहेलिया के जड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो कौन सी हैं? तो जल है। जल की मात्रा कोशिकाएं सेल में सर्वाधिक होती हैं, इसकी मात्रा लगभग 80% तक जो है वो होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। किस युग की बात हो रहा है या फिर इस युग की बात हो रहा है? तो वो आपने देखा होगा आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ का उद्भव का जो प्रारंभ काल है वो 3.5 वर्ष पूर्व हो चुका है। साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरित शैवाल का उद्भव जो 2.3 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो अंडवाहिनी में होता है। मानव शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर जो है युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश होता है और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होता है। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु जो है वो आपका डिंब वाहिनी या फिर कह सकते हैं अंडवाहिनी नली में अंडाणुओं को निषेचित करता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो वो है आपका क्रोमैग्नॉन मनुष्य। ठीक है। क्रोमैग्नॉन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। आज के मानव में एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था तथा वह मनुष्य गुफा में रहता था और गुफा के दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्तिचित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव थे। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो वह है आपका प्राकृतिक वर्ण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म जो है वो हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इससे शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होती हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होती हैं। कार्बनिक भोजन में बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो वो आपका है कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना होती है। यह मेंडुला ओब्लागेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होती हैं। यह भी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कारक है। विकास का क्या कारक है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारक है। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो आपका एसिटिलीन और साथ ही साथ एथिलीन। दोनों को कच्चे फल में आप डाल करके फिर उसको ढक करके रखते हो तो फल पक जाती है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग जो है वह किया जाता है। तो अभी कौन सी प्रतिबंध लगा दिया किस पे? तो एसिटिलीन पे जो है वो प्रतिबंध लगाई जा चुकी है। अगला है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो बीजों से भी मिलता है और तना काट से, क्योंकि आपने तना काट करके भी जो बहुत सारे ऐसे पौधे हाइब्रिड जो हैं वो बनाई जाती हैं और साथ ही साथ बीजों के माध्यम से भी ऐसी होती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है माँ पौधे की भांति पौधे बीजों के द्वारा और तना दोनों से जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रासरण बोलते हैं। पानी जो है वो मिट्टी से जड़ों में प्रासरण क्रियाओं के द्वारा या प्राकर्षण प्रक्रियाओं के द्वारा जो है वो पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां जो है वो मर जाती है। जल से बाहर अगर निकालते हैं किसी मछली को तो वो मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाते हैं। आपको पता है कि हवा में लगभग 21% जो ऑक्सीजन होता है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% ऑक्सीजन होती हैं। ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं तापमान पे। किंतु अधिकतर मछलियां हैं यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी होने के कारण उनको घुटन होती है और जिसके कारण वो मर जाती हैं। इनका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, पतले चपटे गलफरे एवं गीले कागज की भांति वो वहाँ पे कार्य करती है। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफरे आपस में जुड़ से जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछलियाँ जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोलते हैं? तो उसको आवास बोलते हैं। किसी प्रजाति विशेष में पौधे या जीवों तथा अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह जो है वो आवास कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। मधुमक्खियाँ कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार जो है वो पहचानते हैं? तो गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो हैं वो एक दूसरे मधुमक्खी को कैसे पहचानते हैं? गंध के माध्यम से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा अन्य स्रोतों को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। अगला क्वेश्चन है आपको मायोग्लोबिन
में कौन सी धातु जो है वो होती हैं, तो वो आपका लोहा होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में भी जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह बीमारी जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य के शरीर में मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य जो है वो रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है एड्स निम्नलिखित कारकों में से किसके द्वारा होता है? तो वो आपका विषाणु के द्वारा होता है। एड्स जो है एक विषाणुजन्य रोग होते हैं। एड्स रोग का कारक जो है वो विषाणु है और विषाणु HIV। अगला क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वो आपका एड्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो HIV ह्यूमन HIV वाला रोग जो है वो एड्स है, ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया जो है एक संक्रमण है किसका? तो फेफड़े का। निमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़े में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कवकों आदि के माध्यम से जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकती हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। साथ ही साथ जस्ता और कोबाल्ट, तो वहाँ पर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन जो है वो पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में उपस्थिति हरे प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग वर्णक कहते हैं, यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे जो हैं वो मिट्टी में किसकी कमी से जो है उग जाती हैं? तो वो आपके नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवक चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इसका देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि में पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प से ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरन से पुनः पौधा का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में किसकी जो है वो मदद लेती है? तो भोजन का भंडारण, पौधे के आकार देने, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो आप यहाँ पर देखोगे तो पौधे के तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरण करने
तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियां हैं, फूलों फलों के सहारा देने के साथ साथ पौधे के आकार देने की मुख्य भूमिका जो है वो आपका निभाता है। तो इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक था, इसलिए ऑप्शन ई होगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष जीवित जो है वो कौन है? तो आपका है सिकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष जो रेडवुड या फिर सिकोआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होता है। और सबसे छोटा जो है वो है आपका एंजियोस्पर्म बुल्फिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एस्प्रीन। एस्प्रीन है क्या है? तो आपका है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक जो है वो है आपका। अगला क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अत्यधिक प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में जो है किस वनस्पति खाद्य में अत्यधिक प्रोटीन होता है? तो वो आपका है सोयाबीन। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन का मात्रा अत्यधिक होती है। इसमें प्रोटीन का मात्रा लगभग 38 से 42% होती हैं, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका है गन्ना। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेरी द्वारा होता है, लेकिन हर मुट्ठी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए 3-4 वर्ष बाद डाली ताज़ी कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो आपका है रैफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो आपका रैफ्लेशिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ आर्नाल्ड द्वारा 1828 में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास जो होता है वो 100 सेंटीमीटर है तथा इसका वज़न जो है वो 10 किलोग्राम तक का होता है। अगला क्वेश्चन है हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है वो सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोबिंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की तथा प्रोटीन संश्लेषण की में उनकी भूमिका का पता भी लगाया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो है वो कौन सा है? तो आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है आर्क्योप्लेट्रिक्स है वो क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन जो है वो वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? तो स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु हैं। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय जो हैं एक ही रोग से मर जाते हैं, ये कौन सा रोग है? तो वो आपका है क्षय रोग। भारत में क्षय रोग से प्रतिवर्ष जो है वो 5 लाख के आसपास लोग मरते हैं। क्षय रोग जो का कारक जो है वो आपका जीवाणु है और उसका नाम जो है वो है आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा जो है वो आपका प्रभावित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं। क्यों न सोएं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। कौन से? पेड़। तो आपको पता है कि हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिस कारण से वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी? निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन से है? तो फ्रुक्टोज जो है वो आपकी सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज को कहा जाता है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र जो होता है वो 6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अगला क्वेश्चन है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है कौन सी? तो फ्रुक्टोज अभी हमने ऊपर देखा भी है। अगला क्वेश्चन है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है वो कौन सी है? तो पीछे की भाग जो होती हैं वो करवाहट के लिए जो है, जैसे आपने करवाहट देखा था ना, जैसे मतलब करेले वगैरह खाती है तो उसमें करवाहट होती है। तो मानव शरीर का अग्र छोर जो है मीठे के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कि ये जीव है तो इस जीव की अगले वाली भाग जो है वो आपका मीठे के लिए है। एक भाग इधर होती है, एक भाग इधर भी होती है, और जो पार्श्व भाग होते हैं वो कड़वे के लिए होते हैं। पार्श्व किनारे जो है खट्टे के लिए, और अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मटर जो है वो पौधा है, तो
तो साग, मटर जो है वो साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है और फसल कितने प्रकार को आपको पता होगा, रबी फसल, फिर उसका खरीफ फसल और जायज़ फसल। तो फसल है स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी जो है मुख्य प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है फलियां जो है वो अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं, क्या होती हैं, तो प्रोटीन की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती हैं। इनके पौधे जो हैं वो आपका लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल होते हैं और इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर है, अरहर है, मूंग है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उड़द है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है वो कौन सा है, तो TSH है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण जो है वो होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है, इसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH या फिर थायरोट्रोपिन होता है, जिसका श्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्राइफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि में TSH का स्रावन जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सी उपभोक्ता कहलाते हैं, तो हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि जो बकरी जो है वो आपको कहीं ना कहीं घास खाती है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आती है और हम लोग बकरी को ही खा जाते हैं तो हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। वैसे मानव एवं अन्य जीव जो हैं वो सर्वाहारी हैं, मांसाहारी जो भी हैं वो द्वितीयक या फिर गौण उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, शाकाहारी जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता के उत्पादक के अंतर्गत जो है वो पौधे आते हैं। तो ये आपका रहा पिछले 20 साल के बायोलॉजी में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन। हमने कोशिश किया है सभी क्वेश्चन को अच्छे से बताने का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। साथ ही सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।